नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लौटते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने पिछले टॉपिक में सरल लोलक में उपस्थित स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और इसमें स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकाला हमने EP बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ हमने के कहा कि ये नियतांक होता है। अब ये फॉर्मूला जो है स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में भी कार्य करता है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं अगला, स्प्रिंग में ऊर्जा रूपांतरण। अगला टॉपिक लेंगे हम स्प्रिंग में ऊर्जा रूपांतरण। देखिए, स्प्रिंग में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होगा। हम मान के चलते हैं कि हमने सबसे पहले कंडीशन में ये लेते हैं कि किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर, यानी ये जो पृष्ठ है घर्षणहीन है, इसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं है, इस पर एक स्प्रिंग को किसी आधार से हमने जोड़ दिया है और इस स्प्रिंग के दूसरे हिस्से को हमने एक लकड़ी का गुटका लगा दिया। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो लकड़ी का गुटका है उसका द्रव्यमान m है। अब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर कि यदि लकड़ी के गुटके को इस तरफ दबाया जाए या संपीड़ित किया जाए, तो संपीड़ित जैसे ही करेंगे इसको, तो इस गुटके के अंदर आ जाएगी गतिज ऊर्जा। तो इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी इसके अंदर E के बराबर हाफ mv², क्योंकि इसका वेग जो होगा वो v होगा, इसका द्रव्यमान m है, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ mv² होगा। अब दूसरी कंडीशन में हम बात करें कि यदि स्प्रिंग को जब धक्का देने के बाद, गति करवाने के बाद रोक दिया जाता है, दूसरी कंडीशन की बात करें तो मान के चलिए कि स्प्रिंग को जब संपीड़ित किया तो स्प्रिंग का जो गुटका है वो इस कंडीशन में आ गया यहां पर, और ये हम मान के चल रहे हैं कि गुटके को जितना भी संपीड़ित किया गया वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस x है, वो डिस्टेंस x है। अब यहां पर आकर जो गुटका है वो रुक जाता है क्योंकि हमने इसको संपीड़ित कर दिया। तो संपीड़ित करने के कारण इसके अंदर आ जाती है स्थितिज ऊर्जा, और जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम लेंगे यहां पर EP बराबर हाफ के x²। ठीक है। तो ये आ गई इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा अब किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। और थर्ड कंडीशन में अगर मैं फिर से बात करूं कि यदि इस स्प्रिंग की संपीड़न अवस्था को छोड़ दिया जाएगा वापस, तो ये स्प्रिंग जो है अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ये स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस पहुंच जाती है। तो जब प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी तो इसके अंदर वापस जितनी भी स्थितिज ऊर्जा थी वो वापस किस में बदल जाएगी, वो वापस बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। तो एक तरीके से देखा जाए तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्प्रिंग में रूपांतरित होती रहती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो घर्षणहीन पृष्ठ पर यदि किसी स्प्रिंग के अंदर किसी स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाता है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होती है, अर्थात जितनी गतिज ऊर्जा होगी उतनी उतनी वापस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यह है स्प्रिंग में ऊर्जा का रूपांतरण। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, अर्थात कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। ठीक है। स्प्रिंग का हमने पूरा ऊर्जा रूपांतरण पढ़ लिया है। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं विद्युत ऊर्जा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा से क्या मतलब है, इसका क्या संबंध है। तो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण ही गतिज ऊर्जा का कारण होते हैं या विद्युत ऊर्जा का कारण होता है। तो मैं कह सकता हूं कि आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब आवेशित कण जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए, एक कण होगा प्लस वाला और दूसरा आवेशित कण होगा माइनस का। ठीक है। प्लस वाला आवेशित कण होता है, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको बाहर की तरफ दर्शाया जाता है। ये इस कण के चारों ओर क्या है,
विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के कारण ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, और ऋणावेशित कणों के अंदर जो ऊर्जा का चिन्ह बनाया जाता है विद्युत क्षेत्र का, वो अंदर की तरफ बनाया जाता है इस फॉर्मेट में। ये देखिए, तो यहां पर देखा जाए तो ये आवेशित कण जब किसी चालक तार में गति करते हैं तो गति करने के कारण उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब विद्युत धारा उत्पन्न करने का अपने पास में एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जिसका आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, ये जो विद्युत जनित्र है इसने विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कैसे ला दी? देखिए, प्रत्येक क्षेत्र से विद्युत ऊर्जा का बनना प्रारंभ हो गया। हालांकि पहले जब ये पॉसिबल नहीं था तब तक हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही विद्युत जनित्र का आविष्कार हुआ उसके बाद में विद्युत क्षेत्र में या विद्युत उत्पादन में बहुत तेजी से क्रांति आ गई। तो इसका जो आविष्कार करता है वो है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे विद्युत जनित्र का आविष्कार करने वाले थे, माइकल फेराडे। विद्युत जनित्र के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अब हम अगले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कुछ विद्युत संयंत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विद्युत संयंत्रों में हम सबसे पहले बात करेंगे कोयला संयंत्र के बारे में। तो पहला हम ले रहे हैं कोयला संयंत्र। देखिए, कोयला संयंत्र में क्या होता है, कोयला संयंत्र का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, एक सिद्धांत पर काम करता है। कोयला संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब बात आती है कि ये रासायनिक ऊर्जा कहाँ होगी, किस चीज से ये रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा जो प्राप्त करने का स्रोत होता है वो होता है कोयला। तो सबसे पहले इस स्रोत में हम क्या करते हैं, इस संयंत्र में कोयले का दहन, कोयले का दहन होता है। कोयले का जब दहन होता है तो उससे पानी को हम भाप बनाते हैं। जल जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, भाप, वाष्प बनाते हैं। और ये जो वाष्प होती है, ये वाष्प क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, जनित्र घुमाती है। तो टरबाइन ले लेते हैं पहले, टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से जुड़ा होता है जनित्र, विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र जो है उसका काम होता है विद्युत धारा का उत्पादन करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोयला संयंत्र में कोयले को जलाते हैं और कोयले के जलने से जो रासायनिक ऊर्जा होती है कोयले के अंदर, वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हम क्या करते हैं, उसे पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने से जो भाप बनती है, वो भाप जो होती है बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। और जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र जब घूमेगा तो विद्युत जनित्र के घूर्णन के कारण उसमें से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये होता है ब्लॉक आरेख कोयला संयंत्र का। आगे बात करते हैं अगले संयंत्र के बारे में। और अगला संयंत्र हम ले रहे हैं, अगले संयंत्र के बारे में बात करें तो वो है नाभिकीय संयंत्र। देखिए, नाभिकीय संयंत्र में क्या होता है, इसमें नाभिकीय विखंडन के बारे में हम सब जानते हैं। तो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, उस ऊष्मा से पानी को क्या किया जाता है, वाष्प में बदला जाता है। तो यहाँ पर कोयले की जगह क्या काम में ले लेते हैं हम, कोयले की जगह काम में ले लेते हैं हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, जिसमें एक बार इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के बाद में इसमें से लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। और इस ऊर्जा से फिर क्या किया जाता है, वही सेम प्रोसीजर, पानी को भाप बनाया जाता है और भाप से टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से विद्युत जनित्र जुड़ा होता है। तो विद्युत जनित्र से क्या करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। तो इसका आगे का जो ब्लॉक आरेख है वो सेम रहेगा। फिर बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र, देखिए जल विद्युत संयंत्र जो है वो काम करता है स्थिति ऊर्जा के सिद्धांत पर। इसमें क्या होता है,
बांध होता है और बांध के अंदर भरा होता है पानी। तो पानी को जब हम कई जगह रोक लेते हैं किसी ढलान से, तो पानी के अंदर आ जाती है अधिक मात्रा में स्थितिज ऊर्जा। और जब पानी को किसी छिद्र द्वारा या किसी छेद द्वारा किसी पाइप से गुजारा जाता है तो बहुत ही तीव्र वेग से गुजरता है वहां से। और जब तीव्र वेग से गुजरेगा तो उससे आगे उसके आगे लगा हुआ एक पंखा होता है जिसे टरबाइन घुमाता है। तो टरबाइन घूमना प्रारंभ हो जाता है और टरबाइन जब घूमेगा तो उससे विद्युत जनित्र संयोजित होता है, विद्युत जनित्र भी घूमेगा और उसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका क्या काम होता है, ये स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है, जल में। ठीक है, तो जल में जो स्थितिज ऊर्जा है उस जल को किसी पाइप से या किसी छेद से गुजारा जाएगा तो जल किसमें बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। उस जल के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी और उस गतिज ऊर्जा से हम क्या करेंगे, टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन। और टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ा होगा विद्युत जनित्र, तो विद्युत जनित्र भी घूमेगा और जब विद्युत जनित्र घूमेगा तो उससे क्या बन जाएगी, हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले पानी, बांध के अंदर जो पानी है उसकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाएंगे और टरबाइन घूमने से विद्युत जनित्र संयोजित होता है जिससे विद्युत धारा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र। तो पवन ऊर्जा संयंत्र, इसके बारे में भी हम सबको पता है। पवन ऊर्जा संयंत्र जिसको हम पवन चक्की के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है, जो पंख लगे होते हैं, बड़ी बड़ी पंखे लगे होते हैं, उन पंखों से संयोजित होता है विद्युत जनित्र। और विद्युत जब पंखे घूमते हैं तो अंदर का सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है कि बहुत ही तीव्र गति से जनित्र भी घूमता है। और जनित्र घूमेगा तो जनित्र का सिर्फ एक ही काम है, जनित्र अगर प्रारंभ हो गया घूमना तो उसे विद्युत धारा प्राप्त होगी ही होगी। तो हम क्या करेंगे, जो पवन है ये काम करता है, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, ये स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र काम करता है गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर। अब ये गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कैसे काम करता है, देखो पवन जो होती है, पवन में होती है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो है वो पवन में है, हवा में है। और इस पवन की गतिज ऊर्जा से हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, सीधा टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से जुड़ा होता है विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र जब घूमना प्रारंभ हो जाएगा तो उससे हमें विद्युत धारा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस जनित्र में क्या है भाई, पवन के अंदर जो बहती हुई हवा है वो हवा के अंदर है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से हम घुमाएंगे पंखे यानी कि टरबाइन, और टरबाइन घूमने से उससे जुड़ा विद्युत जनित्र, और विद्युत जनित्र से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करते हैं, चलिए अगला संयंत्र लेते हैं, सौर ऊष्मा संयंत्र। देखिए सौर ऊष्मा संयंत्र क्या है, सौर ऊष्मा संयंत्र सौर ऊष्मा संयंत्र। सौर ऊष्मा संयंत्र क्या करता है कि सूर्य की जो रोशनी आती है उनको किन्हीं दर्पणों के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, और दर्पण क्या करते हैं, दर्पण उनसे आने वाली ऊर्जा के माध्यम से उस सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हैं। और एक जगह जब केंद्रित होती है तो उससे कोई भी पदार्थ गर्म हो जाता है, जलने लग जाता है। हमने देखा होगा, हम लेंस से किसी कागज को भी जला सकते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो वैसा का वैसा यहाँ पर अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण से इस ऊष्मा को एक जगह एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने से उसमें वही सेम सिस्टम, पानी जो होगा वाष्प बनेगा और वाष्प से टरबाइन घूमेगा। तो हम कहेंगे इसका जो लोक आरेख बनेगा वो बनेगा सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा से हम क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, जिससे पानी किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। और भाप की प्रेशर से क्या घूमेगा, टरबाइन, और टरबाइन से जुड़ा हुआ होगा जनित्र। तो जनित्र क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। बहुत सिंपल है। सौर ऊर्जा जो होगी वो दर्पणों के माध्यम से हम उसको केंद्रित करेंगे, उस ऊर्जा से हम पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म होने से भाप बनेगी, भाप से हम उच्च प्रेशर से, क्योंकि भाप के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, जिसपे भाप इंजन चलता है, तो उससे हम क्या करेंगे, विद्युत जनित्र चलाएंगे। और विद्युत जनित्र जब चलना प्रारंभ हो जाएगा तो विद्युत धारा जो वो उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ पर भाप जो है वो वापस ठंडी होके पानी वाले टैंक में चली जाती है, जिससे पानी का खराबा भी नहीं होता है, पानी भी सेफ रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है सौर प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र। सौर प्रकाश
वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र। देखिए, हम प्रकाश को क्या मानते हैं, हम प्रकाश की कणीय पद्धति भी मानते हैं, यानी प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। लेकिन यदि प्रकाश की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वो होती है फोटोन। प्रकाश को छोटे कणों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो भाग होता है प्रकाश का वो होता है फोटोन। तो फोटोन क्या करते हैं, ये इस संयंत्र में क्या होता है कि सौर पैनल लगाए जाते हैं और सौर पैनल में लगे होते हैं वोल्टेज सेल। तो वोल्टेज सेल जो है वहां पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है। तो वोल्टेज सेल पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सौर ऊर्जा, सौर किरणें लिख देता हूं। सौर किरणें किस पे आपतित होंगी, वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल, तो वोल्टेज सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति से क्या हो जाएगी, धारा प्राप्त हो जाएगी। तो जितने भी अपन सौर पैनल देखते हैं, सौर प्लेट देखते हैं, वो सौर प्लेटें जो इसी सिद्धांत पर काम करती है। उसमें क्या होता है कि सौर किरणें जो हैं वो उस प्लेट पर आपतित होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिनको वोल्टेज सेल कहते हैं। ये वोल्टेज सेल पर जब आपतित होती हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और आपको पता है किसी भी पदार्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा अगला जो संयंत्र था सौर प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र, तो ये भी कंप्लीट होता है। जनरली हम घरों के ऊपर जितनी भी प्लेटें देखते हैं, पैनल देखते हैं, उन्हीं को सौर पैनल कहते हैं और सौर पैनल से हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं अब ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए ऊर्जा का संरक्षण। चलिए देखिए ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए एक नियम होता है जिसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होता है। यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, केवल ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऊर्जा जो है वो केवल रूपांतरित होती है एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे स्थितिज ऊर्जा है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं ऊर्जा का क्षय, यानी ऊर्जा का जो विनाश है वो किस प्रकार होता है। देखिए ऊर्जा के क्षय जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारणों की बात करें, जैसे हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब को हम जनरली काम में लेते हैं प्रकाश ऊर्जा के लिए, लेकिन जैसे ही बल्ब के अंदर विद्युत धारा बहती है तो बल्ब गर्म हो जाता है, यानी ऊर्जा का विनाश किसके रूप में हुआ, ऊर्जा का विनाश जो है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में हुआ। ठीक है, तो इसका जो विनाश है और किस किस में हो सकता है, एक तो उष्मा ऊर्जा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में से हो गया। अब कुछ चीजें बात करें कि हमारा कोई वस्तु लाने का उद्देश्य कुछ और होता है लेकिन उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो साइड इफेक्ट को ही कह दीजिए ऊर्जा का क्षय। जैसे मान के चलिए कि हम घर में फ्रिज है, तो फ्रिज से एक तरीके से देखा जाए तो हमें विभिन्न पदार्थों को ठंडा करने के लिए रखा जाता है, लेकिन फ्रिज आवाज भी करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा हमने दी उसका काम होना चाहिए था सिर्फ पदार्थों को ठंडा करना, ध्वनि उत्पन्न करना नहीं। तो ध्वनि के रूप में भी ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय होता है। तो दूसरा जो है वो है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। इसका एक और बड़े उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारी मोटरसाइकिल को ही देख लीजिए। मोटरसाइकिल का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने के लिए काम पड़ता है, लेकिन उसमें जो इंजन चलता है तो इंजन से पहिए को गति देना होता है, लेकिन इंजन ध्वनि निकालता है। तो ये जो इंजन के अंदर ऊर्जा थी, पेट्रोल से जो ऊर्जा दी गई थी, उस ऊर्जा का और किसके रूप में हुआ, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। क्या हमें ध्वनि ऊर्जा की आवश्यकता थी,
नहीं थी, तो फिर ये क्या है, ये ऊर्जा का क्षय है। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे हम आग जलाते हैं, किसी चीज को गर्म करना होता है, तो गर्म करने के लिए हम जितने भी चीजें प्रयोग करते हैं उनसे प्रकाश निकलता है, लेकिन हमें प्रकाश की जरूरत थी नहीं, हमें तो उस चीज को गर्म करने से मतलब है। तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, जैसे विद्युत करंट ही देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा ही देख लीजिए, कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो जो ऊर्जा है वो किसके रूप में निकलती है, प्रकाश के रूप में, चिंगारियों के रूप में, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। तो ऊर्जा का जो क्षय है वो अगला आ रहा है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। ठीक है, उष्मा ऊर्जा के रूप में एक और उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, इसमें घर्षण भी ले सकते हैं। जब कोई दो वस्तुएं आपस में चलती है या काम करती है, कोई भी मशीन ले लीजिए, मशीन के अंदर जो पुर्जे होते हैं वो आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से उनमें घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण होने से उसके अंदर क्या होता है, गर्म हो जाती है वस्तुएं, और गर्म होना ही क्या है, ऊर्जा का, उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। तो हमने ऊर्जा के क्षय के 3 प्रमुख चीजें पढ़ ली है, उष्मा ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, और तीसरा हमने पढ़ लिया प्रकाश ऊर्जा के रूप में। अब अगली बात करें ऊर्जा क्षय कम करने के उपाय, यानी ऊर्जा का जो क्षय है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो उपाय के बारे में बात करें तो पहला तो ये उपाय है कि जितने भी हमने ये घर्षण के जो क्षय के कारण पढ़े, इन कारणों को हटा दो तो उपाय आ जाएगा। लेकिन कुछ और चीजों को भी ध्यान रखना है हमें। जैसे बात करें तो घरों में जो युक्तियां होती है, बहुत सारी युक्तियां, अपन फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, बहुत सारी चीजें काम लेते हैं, वो किसके आधार पर लेना चाहिए, रेटिंग के आधार पर लेना चाहिए। रेटिंग के आधार पर देखिए क्या होता है रेटिंग का आधार। रेटिंग का आधार का मतलब होता है, आप घरों में कोई भी देखना चाहिए फ्रिज पे तो आपको मुख्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा, इस प्रकार की एक संरचना मिलेगी, इस प्रकार का आपको एक चित्र मिलेगा। उस चित्र के अंदर आप देखना यहाँ पर स्टार बने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 स्टार तक बने होते हैं। ठीक है, अब जितने स्टार का वो होगा उतने स्टार बने होंगे। अगर 4 स्टार का है तो 4 स्टार बने होंगे, 5 स्टार का है तो 5 स्टार बने होंगे, है ना, और 2 स्टार का है तो 2 ही बने होंगे। अब इसका काम क्या है, ये स्टार क्यों लगे होते हैं, इनका काम ये होता है कि जितने स्टार कम होंगे उसकी दक्षता जो है उतनी कम होगी, और जितने स्टार ज्यादा होंगे उसकी दक्षता ही उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ऊर्जा लेगा उससे बेटर काम कैसे करेगा। ऊर्जा तो सारे बराबर ही लेंगे, लेकिन काम बेटर कौन करेगा, यानी बिल कम आए, बिजली का खर्च कम हो, ऊर्जा का क्षय कम हो, वो काम वो करेंगे जिनके अंदर स्टार रेटिंग ज्यादा है। तो स्टार रेटिंग अधिक होगी तो वो अच्छे से काम करेगा, और उसकी स्टार रेटिंग अधिक है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो जो है कोई भी उपकरण है, युक्ति है, वो हमारे वातावरण के अनुकूल है और हमें ऊर्जा की बचत करेगी, ऊर्जा के क्षय होने से बचाएंगे। पहला काम तो ये कि, और उसके अलावा बाकी हम जानते ही हैं कि भाई वाहन है या पंखा है या रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, उनको जितना जरूरत है उतना ही काम में लिया जाए, ये तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें जानते हैं। और एक चीज और होती है कि एलईडी जो होती है उसका प्रयोग किया जाए, सीएफएल की जगह एलईडी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, देखो जो सीएफएल होती है उसका जो कार्यकाल आता है वो होता है 8000 घंटे, लेकिन एलईडी होती है उसका कार्यकाल होता है तकरीबन 50,000 घंटे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एलईडी ज्यादा कारगर है किससे, सीएफएल से। इसका जो कार्यकाल सिर्फ 8000 घंटे है, जबकि इसका कितना है 12,000 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी अपन ऊर्जा के क्षय को कम करने के उपाय के रूप में काम ले सकते हैं। इसके अलावा गर्मी और सर्दी में मकानों का जो निर्माण है वो इस प्रकार किया जाए कि ऊर्जा का कम से कम क्षय हो। जैसे घर में जितनी भी जगह मिल रही है तो वहां पर खिड़की दरवाजे ऐसे फुल खुला रखें, ताकि गर्मियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका रूम जो है उसमें हवा आती रहे, ताकि एसी चलाकर वो ऊर्जा आप नष्ट ना करें। तो ये भी एक ऊर्जा क्षय करने का उपाय होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, मकानों की दीवारों और छतों को उष्मारोधी बनाया जाता है ना। तो मकान छतों दीवारों को उष्मारोधी बनाना, दीवारों को उष्मारोधी बना देते हैं। इससे क्या होता है, यदि बाहर का अंदर का वातावरण ठंडा है तो बाहर का वातावरण जो है, बाहर की ऊर्जा है वो अंदर आके अंदर के वातावरण को गर्म नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार जो आप टेम्परेचर दे दोगे वो उस घर का दीवार के अंदर वही टेम्परेचर रहेगा। तो इससे ऊर्जा का नष्ट होने से भी बचाव होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं शक्ति। तो अगला टॉपिक लेते हैं हम शक्ति। देखिए शक्ति किसे कहेंगे, परिभाषा पता होनी चाहिए हमें। शक्ति, देखिए मैंने टेलीग्राम पे जो शाम को प्रश्नोत्तरी होता है उसमें मैंने प्रश्न भी डाला था कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें ऊर्जा आंसर था, लेकिन कईयों ने शक्ति राइट किया। लेकिन शक्ति कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की दर कह सकते हो। तो प्रति सेकंड जो कार्य करने की क्षमता होती है वो होती है शक्ति।
सिर्फ कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा होती है, लेकिन यदि प्रति सेकंड देखा जाए तो कार्य की जो दर है, कार्य करने की दर कह सकते हो, कार्य करने की दर जो है वो कहलाती है शक्ति। तो मैं लिख सकता हूं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर जो है वो होगी शक्ति, यानी प्रति सेकंड आप कितना कार्य करते हो वही आपकी शक्ति होगी। तो शक्ति के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है P बराबर कार्य बटा समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक है, एकांक समय को आप T रखोगे, कार्य को W रखोगे, तो W बटा T जो है वो क्या बन जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां पर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा, देखो मैं आपको कह चुका हूं कि मात्रक हमेशा फॉर्मूले से बनता है। फॉर्मूला में लिखा ऊपर कार्य, नीचे समय T, तो कार्य का मात्रक तो होता है जूल, और नीचे समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड का हमने नाम दे दिया एक नया वाट। ठीक है, जूल प्रति सेकंड को हमने एक नया नाम दे दिया वाट। तो शक्ति का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वाट होगा। अब शक्ति के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। जैसे देखा जाए तो कार्य का सूत्र जो है हमने पढ़ा था F गुणा S, तो इस F गुणा S को मैं यहां रख दूं तो शक्ति का फॉर्मूला आ जाएगा F गुणा S बटा T, ये एक फॉर्मूला आ गया। और हम जानते हैं कि S बटा T विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय जो है वो वेग होता है। तो एक और फॉर्मूला आ जाता है अपने पास में FV। ठीक है, FV वेग है ये। और एक तरीके से देखा जाए तो बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर mv। तो एक और फॉर्मूला आ जाता है अपने पास में MAV, यानी कार्य के अपने पास में तीन फॉर्मूला आ गए। एक तो आपको ध्यान रखना P बराबर W बटा T, P बराबर F गुणा S बटा T, P बराबर FV या P बराबर MAV। ऐसे प्रश्न जो है शक्ति से रिलेटेड प्रश्नों को सोल्व करने के इन सब फॉर्मूलों का मिश्रण काम आता है। हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये इन पे डिपेंड करता है। कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। एक अश्व शक्ति, ऐसे ही कह दूं मैं आपको कि यदि एक जो कार होती है वो तकरीबन 80,000 वाट की होती है। ठीक है, और एक अश्व शक्ति जो है वो कितना होता है, देखिए एक घोड़े की शक्ति है ना, एक अश्व शक्ति 1 HP है ना, हॉर्स पावर, वो होता है आपके 746 वाट। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक मनुष्य है जनरली उसकी जो शक्ति है वो 300 वाट तकरीबन होती है। तो शक्ति का मात्रक पढ़ लिया, शक्ति क्या होती है इसकी परिभाषा पढ़ ली। अब हम अगला लेते हैं, ये तो यांत्रिक शक्ति आ गई है ना, कार्य करने की दर। लेकिन यदि मैं विद्युत की बात करूं, यानी विद्युत शक्ति, क्योंकि विद्युत के अंदर भी कार्य करने की क्षमता होती है, तो ये हो जाएगी विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, विद्युत शक्ति होगी विद्युत शक्ति द्वारा कार्य करने की दर। विद्युत शक्ति द्वारा जो कार्य करने की दर होगी उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति के लिए जो फॉर्मूला ले रहे हैं हम, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है कि P बराबर W बटा T, लेकिन यह जो W है वो किसके द्वारा कार्य किया हुआ आएगा, वो विद्युत द्वारा किया गया कार्य आता है, और वो होता है VQ, यानी वोल्ट कुलाम बटा T। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आवेशों की प्रवाह की दर ये धारा होती है, आवेशों की प्रवाह की दर धारा होती है। तो P बराबर V तो अपनी जगह पे, और ये I, तो अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया P बराबर VI। तो ये फॉर्मूला जो है ये शक्ति के लिए देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति की दृष्टि से फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, P बराबर VI। ठीक है, अब कुछ स्पेशल चीजें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए जैसे बात करें तो एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट जिसको हम एक यूनिट कहते हैं, वो कितनी ऊर्जा खर्च करता है। तो एक यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक यूनिट में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इतनी ऊर्जा जो है खर्च होती है। इसके अलावा मैं यदि आपको पूछ लिया जाए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में KWH 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ पे सोल्व किए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है शक्ति का ऊर्जा के साथ में संबंध ले लिया जाता है। तो ऊर्जा का जब शक्ति के साथ संबंध ले लिया जाता है तो ऊर्जा दे दी जाए और हम शक्ति पूछ रहे हैं, तो देखो किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, mgh बटा T। तो डब्ल्यू किया गया कार्य mgh और लगा समय T, तो ये भी एक शक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है।
ये भी शक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान इतना है ना, वो इतनी ऊंचाई पर किसी वस्तु को लेके जाता है तो इतना समय लगता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करो। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कंप्लीटली इस चैप्टर का, इस टॉपिक का अच्छे से पढ़ लिया है, फॉर्मूले वगैरह सब देख लिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट जो भी क्लास लेंगे उसमें हम नया टॉपिक लेंगे, और इसके अलावा इन टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे शाम को 8 बजे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी होती है, जिसमें ठीक है, जिसमें तकरीबन 20-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी इनके अच्छे से तैयारी कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। नोट एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि हमें विभिन्न उपकरणों में खर्च यूनिट निकालने हो तो यूनिट निकालने का अपने पास एक सूत्र होता है, यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000। ये यूनिट निकालने का बेसिक सूत्र होता है। ठीक है, आपको जितनी भी युक्तियां दी जाती हैं उनका टोटल वाट लिख दीजिए, डेली वो कितने घंटे वर्क करती है घंटा लिख दीजिए, और कितने दिन का आपको खर्च निकालना है वो खर्च लिख दीजिए, और बटे में 1000 रख दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यूनिट। अब यूनिट वो किस दर से ले रहा है, 5 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, तो उस हिसाब से हम बिल बना सकते हैं, बिजली का बिल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।